भारत माता की, भारत माता की, स्वामी विवेकानंद की, जिजाऊ माता की और कार्यक्रम में उपस्थित बहनों भाइयों की और मेरे भांजे भांजियों की। आज छात्र संसद के इस कार्यक्रम में उपस्थित संत शिक्षाविद, सोशल रिफॉर्मर, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, आदरणीय डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी, जो फाउंडर है MIT के भी, आदरणीय विजय भाटकर जी, मेरे मित्र राहुल कराड़ जी, जो अद्भुत काम कर रहे हैं, आदरणीय जयप्रकाश जी, डॉक्टर R चिटनीस जी, मंच पर उपस्थित बाकी सभी वरिष्ठगण, प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। अभी संकल्प जी मामा की परिभाषा बता रहे थे और मामा मामा कहते उन्होंने कहा कंस मामा, शकुनी मामा का भी जिक्र किया। हाँ, मैं भी मामा हूं और अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों का मामा नहीं हूं, हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। मामा का एक अर्थ तो यह होता है जो मां का भाई हो वो मामा, लेकिन एक अर्थ और होता है जो बच्चों से दो दो मां जितना प्यार करता हो, मां मां वो मामा। आज स्वामी विवेकानंद जयंती है। जिजाऊ माता ने भी आज ही जन्म लिया था। मुगल साम्राज्य की छाती पे हिंदवी स्वराज का झंडा गाड़ के हिंदवी स्वराज की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। मैं उनको प्रणाम करता हूं। और स्वामी विवेकानंद जी योद्धा सन्यासी, अभी मैंने आके देखा वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी। विश्वनाथ जी मैं प्रणाम करता हूं, राहुल जी आपका भी अभिनंदन। वर्ल्ड पीस डोम, लेकिन विश्वनाथ जी अभी जिक्र कर रहे थे स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो के भाषण का। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने विश्व संसद में उद्घोष किया था, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। परमात्मा एक है, उसके पास तक पहुंचने के रास्ते अनेक है, किसी भी रास्ते चलो अंततः पहुंचोगे वही। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने उद्घोष किया भारत के उस विचार का कि सब में एक चेतना है, हम सब में एक ही चेतना है, जिसको तुलसी बाबा ने कहा सिया राम मैं सब जग जानी, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो, क्योंकि हम सब उसी एक चेतना के अंश हैं। और विश्व शांति की बात होती है, यहां वर्ल्ड पीस का डोम बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ बना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, लेकिन भारत ने हजारों साल पहले कह दिया था अयम निजम परावेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। स्वामी विवेकानंद जी ने उद्घोष किया भारत के इस विचार का, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो।
लेकिन ध्यान से सुनना बेटा बेटियों, प्राणियों में सद्भावना हो, मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो, और केवल हमारा नहीं, विश्व का कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यह भारत का विचार। और इसलिए जब मैं पुराने भाषण को सुन रहा था तो शायद उसी समय मैंने कहा था कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा तो हमारा भारत कराएगा, ये देश कराएगा, और ये होगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन मुझे बताया, मुझे इस विषय पर भी बोलना है कि छात्र राजनीति में क्यों आए। मैं क्यों राजनीति में आया, मैं तो इससे ही शुरू करूंगा। मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा और कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा मेरे कानों में गूंजते रहते हैं, जो सदैव मुझे प्रेरणा देते हैं। मैंने स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा एक किताब में, उन्हें हमें आह्वान करते हुए कहा, नौजवानों को आह्वान करते हुए कहा, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो, तुम अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। मैंने फिर पढ़ा, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो। और एक बात मैं शेयर करता हूं आपसे कि व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा ही बन जाता है। तुम सोच के देखो, तुम ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, तो तुम्हारे लिए दुनिया में कुछ भी करना असंभव नहीं है। और मैं सिद्ध करता हूं, तुम कैसे केवल हाड़ मात के पुतले नहीं हो। अगर आमतौर पर कोई मुझसे पूछे कि शिवराज क्या है, तो मैं जो सामने शरीर दिखाई दे रहा हूं, ये शरीर ही शिवराज है। हमारे यहां कहा है कि शरीरम माध्यम खल धर्म साधनम। शरीर जरूरी है, शरीर के लिए भोजन जरूरी है, पानी जरूरी है, पोषण जरूरी है, लेकिन हम क्या केवल शरीर हैं? आप बताओ, अगर कोई आपको गाली दे दे, अपमान कर दे, तो आपके शरीर को तो नहीं लगा, लेकिन आपको गुस्सा आती कि नहीं? वो अपमान शरीर का नहीं है। अब शरीर के अलावा भी कुछ हो। अभी कुछ दिन पहले मेरे बेटे का एक मित्र मिलने आया, विदेश से आया, साथ पढ़ा था यहीं सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में। तो मेरा बेटा इतना प्रसन्न था, दौड़ के गले लग गया, और 4-5 दिन और कोई काम ही नहीं किया। जब बरसों पुराना कोई मित्र मिलता है तो जो खुशी होती है वो शरीर को नहीं होती, उसको कहते हैं मन। तोतली आवाज में बोलते हुए अगर कोई बेटा बेटी आए माँ के पास और गोद में बैठ जाए तो माँ छाती से उसको चिपका लेती है, और छाती से चिपका के जो सुख और आनंद का अनुभव होता है वो शरीर को नहीं, मन को होता है। कोई कलाकार है, कोई चित्र बनाया है, कोई कवि है, कोई कविता लिखी है, कोई सुन ले और कह दे वाह। मुझे पुरानी घटना याद आती है। तब मैं बीजेपी की यूथ विंग में काम करता था, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था। एक कार्यक्रम में हम गए थे, उस समय ट्रेन से जाते थे। कार्यक्रम खत्म हो गया, शाम को ट्रेन से वापस लौटना था, तो धर्मशाला के कमरे में हम इंतजार कर रहे थे कि ट्रेन का टाइम हो तब हम चलें। इतने में ही कुछ नौजवान कार्यकर्ता एक बुजुर्ग सज्जन को लेकर मेरे पास आए और कहा कि भाई साहब, ये आपके भाषण से बड़े प्रभावित हैं,
ये आपसे चर्चा करना चाहते हैं। तो मैं भी उठ के खड़ा हो गया, सम्मान से उनको बैठाया और मैंने उनसे पूछा, बताओ क्या बात है। तो उनका बेटा, ये 80s की बात है, 90s की, उनका बेटा, देश की हालत बड़ी खराब है। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हैं। बोले वो खराब हालत देख के मैं बहुत दुखी हूं। मैंने कहा व्यथित तो मैं भी हूं। फिर वो बोले बेटा, उस व्यथा से व्यथित होके मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, वो पंक्तियां तुम्हें सुनाना चाहता हूं। मैंने सोचा मर गए ये तो कवि हैं, कविता सुनने का मूड मेरा नहीं था बिल्कुल। तो मैंने थोड़ा टालने की कोशिश की कि मुझे ज्यादा समझ में नहीं आती, आप इनको सुनाओ। लेकिन जिनका मैंने कहा, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये अच्छे कदरदान है, आप तो शिवराज जी को ही सुनाओ। अब उन्हें कविता सुनाना शुरू किया। अब मजबूरी है, जब कोई कविता सुनाए तो हमको कहना ही पड़ता, वाह क्या शब्द है, क्या भाव है। तो मैं भी कह रहा था वाह वाह क्या शब्द है। कविवर का उत्साह और बढ़ता जा रहा था। कविता समाप्त होने का नाम नहीं ले रही थी। मेरे पास पानी का गिलास रखा था, तो मैं पानी का गिलास उठाया और एक घूंट पानी पिया और फिर बोला वाह वाह क्या शब्द है। और दूसरा घूंट लिया तो मेरी नजर मेरे मित्र के नजरों से मिल गई, जो मुझे फंसा हुआ जान के मुस्कुरा रहे थे। उनको मुस्कुराते हुए देख के मुझे भी हंसी आ गई और मेरा पूरा पानी कविवर के मुंह पे चला गया। अब मुझे भी खांसी आई, ठसका लगा, आंख में पानी, नाक में पानी, बड़ी मुश्किल से सामान हुआ। फिर मैंने कहा अब क्या करूं, ये कहेंगे कि कैसा ये बीजेपी की यूथ विंग का कार्यकर्ता है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने दोनों घुटने टेके और दोनों हाथ जोड़ के उनके सामने बैठ गया कि मुझे माफ कर दे, मुझसे बड़ी गलती हो गई। वो बोले बेटा कोई बात नहीं, तुम तो अगली पंक्तियां सुनो। ये अगली पंक्ति सुनने का सुख है मन का सुख। आप केवल शरीर थोड़ी है, आप मन भी है, लेकिन मन के आगे और सोचो, आप केवल मन तक सीमित नहीं हो, आप बुद्धि भी हैं। आजकल केबीसी कभी कभी आता है, कौन बनेगा करोड़पति। बिग बी बैठे रहते हैं, हॉट सीट पे किसी और को बिठाते हैं, आप टीवी के स्क्रीन के सामने बैठे और 4 सवाल स्क्रीन पे उभरते हैं। आपसे नहीं पूछा जवाब, लेकिन अगर आ गया तो तुरंत चिल्लाते हैं कि ए अभी। और सही हुआ तो फिर अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं कि देखा अपन को भी आता है। डॉक्टर विजय भाटकर बैठे, कहते न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब का पेड़ था, फल लगे थे, अचानक हवा चली, पेड़ हला, फल टूटा, जमीन पे गिरा। अब न्यूटन सोचने लगे हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे क्यों गिरा, ये आसमान में क्यों नहीं गया, ये बीच में क्यों नहीं अटका। उत्तर नहीं मिल रहा था। तो जो आ रहे थे जा रहे थे लोग, उनसे पूछा कि बताओ भाई ये फल टूट के जमीन पे क्यों गिरा। तो लोगों ने कहा दुनिया जमाने से देखते चले आ रहे हैं, अगर पेड़ से कोई चीज टूटती है तो जमीन पे ही तो गिरती है। उन्होंने कहा नहीं ये बीच में क्यों नहीं अटकी, आसमान में क्यों नहीं गई। लोगों ने कहा ये तो गया काम से। लेकिन न्यूटन खोजते रहे और अंततः पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, उन्होंने खोज ही लिया। और उस सिद्धांत को खोज के जिस आनंद का अनुभव हुआ, वो अनुभव बुद्धि करती है, बुद्धि। लेकिन इसके अलावा एक चीज और है, जिसको हमारे यहां भारतीय मनीषियों ने कहा आत्मा। मैं उसके विस्तार में विवेचन पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं कि हम जो हैं वो 2 हैं, एक अंदर का शिवराज, एक बाहर का शिवराज। कई बार बाहर का शिवराज गलत भी सोच ला, झूठ भी बोल दो, चोरी भी कर दो, लेकिन अंदर से आवाज आती कि मत कर, ये गलत है, गलत है, गलत है, अंतरात्मा। और इसलिए मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, आप केवल शरीर नहीं, आप कुछ और हैं। और आप क्या ही अगर आप जान लें तो आप दुनिया में बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। मैं राजनीति में इसलिए आया कि विवेकानंद जी के वो शब्द, तुम अनंत शक्तियों का भंडार हो, और जीवन इसलिए नहीं है कि ये व्यर्थ गवाया जाए, ये बेकार किया जाए। और जब मैं 7th में पढ़ता था, 7वीं में, तब पहला आंदोलन मैंने किया अपने गांव के मजदूरों के लिए। उनको मिलती थी मजदूरी पैसे में नहीं,
अनाज में मिलती थी एक बर्तन में नाप के, 2.5 पाई मिलती थी। मैंने कहा 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे। मंदिर पे बैठक बुलाई, थोड़े से लोग आए क्योंकि मेरी उम्र बहुत छोटी थी। और बाद में 20-25 मजदूरों को लेकर जुलूस निकाल के हम लोग आगे बढ़े। तो घर के सामने जब जुलूस गया तो मेरे घर से मेरे चाचा जी निकले थे लाठी लेके कि बाप आज मैं मजदूरी बढ़ाता हूं, क्योंकि वो खुद किसान थे। मन में अगर तड़फ होती है, मन में अगर आग होती है काम करने की, तो मैं आपसे कहता हूं वो काम आपको बड़े से बड़ा व्यक्ति बना सकता है। इमरजेंसी लगी, आपातकाल लगा। मैं 11th में पढ़ता था, 11वीं में स्कूल का प्रेसिडेंट भी था। मुझे लगा कि डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मैंने विरोध किया, पकड़ लिया गया, 9.5 महीने जेल में रहे। राजनीति में आते क्यों हैं लोग? 2 कारण। एक, स्वाभाविक रूप से लोगों के लिए जीना है, देश के लिए कुछ काम करना है, बड़ा प्रदेश के लिए काम करना है, समाज के लिए करना है। लेकिन आजकल दूसरे तरह के नेता भी हैं जो पॉलिटिक्स को ही कैरियर मान लेते हैं। यही कैरियर है, लक धक कपड़े पहन के कुर्ता पजामा और सतही राजनीति करने का प्रयास करते हैं। राजनीति में आना चाहिए। मैं यहां जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कई बार लोग सोचते हैं कि अरे हम क्या करेंगे राजनीति में जाके, ये तो बेकार काम है। कई बार वो कहानी याद आती है, एक पिता के 4 पुत्र थे। एक को ने डॉक्टर बनाया, एक को ने इंजीनियर बनाया, एक बिजनेसमैन बना। चौथे के बारे में पूछा कि इससे क्या कराओगे? बोले इसको कुछ नहीं आता, इसको राजनीति में भेज रहा हूं। लेकिन ये मानसिकता सबके लिए ठीक नहीं है। मेरे मन में बचपन से एक विचार था, मैं देखता था बेटा और बेटी में गांव के लोग भेदभाव करते हैं। शहरों में भी होता है कई मात्रा में, पहले ज्यादा होता था, आजकल थोड़ा कम होगा, लेकिन भेदभाव होता है। और मैं देखता था कि बेटा बेटी में भेद क्यों? कई बार तो कई जगह ऐसा हुआ कि पहले ही पता चल गया कि जन्म लेने वाली बेटी है तो बेटी को जन्म ही मत लेने दो। कोई कत्लखाना बना दिया, सेक्स रेशियो बदल गया, बेटे ज्यादा पैदा होने लगे, बेटियां कम पैदा होने लगी। मध्य प्रदेश में 912 बेटियां 1000 बेटे। तब मन में तकलीफ होती थी, कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो मैं ऐसे ही भाषण देता था और कहता था बेटी को आने दो, बेटी है तो कर ले। एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी है तो कर ले। बेटी आ गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? तो मुझे लगा कि भाषण से कुछ नहीं होगा, कुछ और करना पड़ेगा। बाद में मैं MLA बना तो मैंने कोशिश की कि कुछ बेटियों की शादी अपने मित्रों के साथ मिलकर करूं। मेरी धर्मपत्नी भी यहीं बैठी है। मैं सांसद बना, सांसद बनने के बाद मेरी शादी हुई थी। तो फिर हम दोनों शादी करते थे बेटियों की, जितनी हमारी सामर्थ्य, कभी 25 की, कभी 35 की, ताकि कुछ तो बोझ कम करें। लेकिन जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने पहली योजना बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, और यह तय कर दिया मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी बोझ नहीं रहेगी, पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने अपने अफसर बुलाए और मैंने कहा कि बेटियों को मुझे लखपति बनाना है। तो एक दूसरे की तरफ देख के धीरे से मुस्कुराए पहले, फिर सोचा नए नए मुख्यमंत्री बने, नया जोश होगा, कुछ दिन में ठंडा हो जाएगा। कहा सर इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा ये होगा क्योंकि तू मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री मैं हूं। और हमने तय कर दिया कि बेटी पैदा होगी तो सीधे उसके अकाउंट में 30,000 रुपया डालेंगे। वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000, कॉलेज में 12,500, और जब 21 साल की होगी तो सीधे 1 लाख रुपया मिल जाएंगे। बेटी लखपति होगी। ये लाडली लक्ष्मी योजना।
आज 46 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर हैं और हर राज्य ने इस योजना को किसी न किसी नाम से शुरू किया। इसका इंपैक्ट असेसमेंट मैं आपको बताता हूं। पहले 912 बेटियां 1000 बेटों पर पैदा होती थी। आज मध्य प्रदेश में 976 बेटियां 1000 बेटों पर जन्म ले रही है। और मैं मामा कैसे बना? सबसे पहले उन बेटियों ने ही मुझे मामा कहना शुरू किया और सचमुच में मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। वो बेटियां जिनको मैंने गोद में 2006 में 7 में खिलाया था और एनएससी दी थी, वो सर्टिफिकेट दिया था लाडली लक्ष्मी का, आज कॉलेज में पढ़ रही है और जब वो मामा कह के पुकारती तो मुझे लगता है अपनी तो जिंदगी सफल हो गई। बेटियों को बुक्स हो, दूसरे गांव बेटियां पढ़ने नहीं जाती थी, माँ बाप भेजते नहीं थे, पैदल कैसे जाएगी। तब आइडिया आया कि साइकिल दो, तो सबसे पहले हिंदुस्तान में साइकिल मध्य प्रदेश ने बेटियों को देना शुरू की। भांजे लेकिन मुझसे नाराज हो गया कि मामा बेईमानी हो रही है, भांजियों को साइकिल, हम पैदल घिसटते जा रहे हैं। तो बाद में मैंने भांजों को भी देना शुरू कर दी। एक नहीं, ऐसी अनेकों स्कीम, उसके विस्तार में नहीं जा रहा। महिला और पुरुष में भेद क्यों? क्या स्त्री को भगवान ने नहीं बनाया? मैं आज भी देखता हूं, मैं गांव में देखता था पति पत्नी की लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था तो पति जब चाहता था पत्नी पे हाथ उठा देता था और उस समय मेरी आत्मा रोती थी कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर सम्मान मिले। मुझे गर्व है इस शास्त्र संसद में कहते हुए कि मुझे सौभाग्य मिला मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% रिजर्वेशन हमने स्त्रियों को दिया, माताओं बहनों को दिया और कहा मेयर बनो, सरपंच बनो, जिला पंचायत के अध्यक्ष बनो, पर्दे में से बाहर निकलो, सरकारें चलाओ। विरोध तब भी हुआ था। मध्य प्रदेश पहला राज्य जाता है कि हमने कि पुलिस में भी 30% भर्ती बेटियों की होगी। डीजीपी सहित तत्कालीन बड़े पुलिस अफसर, सर गड़बड़ हो जाएगी, ये लड़कियां पुलिस में क्या करेंगी, इनके हाथ में डंडे दूंगा तो गुंडों की अकल ठिकाने लगाएगी, चिंता मत करो। एक नहीं, एक के बाद मैं बचपन में देखता था। मैं राजनीति की बात कर रहा हूं, अगर मैं राजनीति में नहीं होता तो हम कैसे करते हैं। मैं देखता था बचपन में मेरी गरीब बहन मजदूरी करती थी, खेतों में काम करती थी, बेटा बेटी को जन्म देने के एक दिन पहले तक काम करती थी और बेटा बेटी को जन्म देने के बाद 8 दिन भी आराम नहीं करती थी और फटी साड़ी का टुकड़ा अपने माथे पर बांध के मजदूरी करने पहुंच जाती थी। बेटा बेटी को खेत की मेड़ पर रखती थी और दिन भर मजदूरी करती थी। और तब मैंने तय किया मध्य प्रदेश की धरती पर कि बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया देंगे ताकि इस बहन को भी आराम करने का मौका मिल सके। अब ये फ्री बीज नहीं है। हमने एक और क्रांतिकारी फैसला किया। हमने तय किया कि अगर दुकान मकान मैंने देखा, मैंने असेसमेंट करवाया कि स्त्रियों के नाम पे कितने, पुरुषों के नाम पे कितने, तो पता चला पतिदेव के नाम पे या बेटे के नाम पे, ये बेटी या पत्नी के नाम पे नहीं है। तो हमने तय किया कि दुकानों मकानों खेतों अगर महिला के नाम पे खरीदोगे तो केवल 1% रजिस्ट्री शुल्क लगेगा और पुरुष के नाम पे खरीदोगे तो 5% लगेगा। कई लोगों ने संपत्ति खरीदी और अपनी पत्नी के नाम कर दी। पप्पू की मम्मी तेरे नाम कर दी है, पैसा बच जाएगा रजिस्ट्री का। हमने कहा इस बहाने संपत्ति तो नाम हो। और लाडली बहना की आज बहुत चर्चा है, पूरे देश में चर्चा है। वो भी फ्री बीज नहीं है। आधी आबादी को पूरा न्याय है, आधी आबादी को पूरा न्याय है। मैंने देखा बहन के नाम पे पैसे नहीं होते, गरीब हो, लोअर मिडिल क्लास की हो, अपनी हर चीज के लिए केवल पति पर निर्भर रहना पड़ता है। तब मेरे मन में यह क्रांतिकारी विचार आया कि बहन का एक अकाउंट हो और हर महीने नियमित रूप से पैसे आए जिस पे उसका अपना अधिकार हो, हक हो। क्योंकि मैंने ऐसी बहनों को देखा था, माई के जाना और पतिदेव से 500 रुपया मांगे तो बोले नहीं है, जब देखो मांगती रहती है।
तो मुझे लगा कि भैया मुख्यमंत्री किस दिन काम आएगा, और हमने लाडली बहना बना के 1,32,00,000 बहनों के खाते में हर महीने 1250 रुपया भेजना शुरू किया। वो फ्री बीज नहीं है, वो उनको न्याय देना है, और उन्हें दुरुपयोग नहीं किया। छोटे छोटे काम धंधे पैसा बचा के करना शुरू किया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर राजनीति में नहीं होते तो क्या ऐसे बड़े क्रांतिकारी फैसले हो सकते थे? मेरे बेटा बेटियों, मैंने देखा था मध्य प्रदेश में कई गरीबों के बेटा बेटी डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, पास लेकिन पैसे नहीं है। गरीब को एजुकेशन लोन भी नहीं मिल पाता, और इसलिए हमने उस धरती पर मध्य प्रदेश की तय किया कि जिन बच्चों में टैलेंट है, किसी जाति समाज के हो, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, कोई भेदभाव नहीं बच्चों में। और तय किया कि उनके टैलेंट के कारण नीट के माध्यम से, क्लैट के माध्यम से, जेई मेंस के माध्यम से उनका एडमिशन अगर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM कहीं भी होता है तो फीस बच्चों के मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा भरवाएगा, बीजेपी की सरकार भरवाएगी। लाखों बच्चे आज मेरे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन रहे हैं। काम कई हो सकते हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन आप सोचो, अगर आप इंडिविजुअल रह के काम करना चाहो, अकेले तो कितना काम कर सकते हो। मैं शिवराज अकेला करता तो अपनी पत्नी के साथ 5 बेटियों की शादी करता, 50 बेटियों की शादी करता। लेकिन मैं राजनीति में आया, MLA बना, MP बना और मुख्यमंत्री बना, तो लाखों मास मैरिज हर साल होती है, लाखों। आप अगर ऊपर जाते हैं और आवाज देते हैं तो वो सारी दुनिया को सुनाई देती है। और इसलिए आज मैं MIT यूनिवर्सिटी के इस कार्यक्रम में आपको आह्वान करने आया हूं, राजनीति में आने से डरो मत, आगे बढ़ो, आओ। अगर तुम नहीं आओगे तो कौन आएगा? बेईमान आए। अगर हम बेईमान नहीं हैं, हम अच्छे हैं, हम ईमानदार हैं, हम कर्मठ हैं, हम चरित्रवान हैं, हम देशभक्त हैं, हम राजनीति छोड़ दें तो क्या केवल चोरी करने वालों के लिए राजनीति सौंप दें? क्या उनके जिम्मे ही सारे राजनीतिक अधिकार सौंपे जाएंगे? और इसलिए मैं कह रहा हूं, लीड करो, लीड। तुम कर सकते हो क्योंकि तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो। एक बात सोच लेना, अगर तुम ये सोचोगे कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो दीनहीन हूं, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है, तो अपने मुंह की मक्खी भी नहीं उड़ा पाओगे, वो भी उड़ाने पड़ोसी आएगा। और जिस दिन तन के खड़े हो जाओगे और तय कर लोगे कि दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो मैं ना कर सकूं, संकल्प अगर तुम्हारे अंदर पैदा हो गया। देखो, 2 मन होते हैं, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। चेतन मन सोचता है, विचारता है, और अवचेतन उसका अनुसरण करता है। अगर तुम्हारे चेतन मन ने कहा कि नहीं, मैं बिजनेस भी नहीं कर सकता, व्यापार भी नहीं कर सकता, मैं कैसे पास होऊंगा, मैं पढ़ भी नहीं सकता, तो आप असफल हो जाओगे, क्योंकि अवचेतन मन चेतन की बात ही मान के वैसी प्रक्रियाएं प्रारंभ कर देता है। और तुमने अगर सोच लिया कि नहीं मैं करूंगा, करके रहूंगा, तो तुम्हारा अवचेतन मन वैसी प्रक्रियाएं प्रारंभ कर देगा। एक छोटा सा उदाहरण, अगर वैष्णव देवी जाना हो, 14 किलोमीटर चढ़ाई करनी पड़ती है। कोई वैसे कहते चले जाओ, चढ़ जाओ, तो कोई चढ़ेगा? पागल हो क्या? लेकिन अगर चेतन मन ने तय कर लिया कि नहीं मुझे चढ़नी है, तो शरीर में वो ताकत अपने आप पैदा हो जाती है कि बच्चे भी दौड़ते हुए वैष्णव देवी के दर्शन करने पहुंच जाते हैं। और इसलिए आज मैं ये कहने आया हूं, सोचो, बड़ा सोचो। एक अंतिम उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं। सारे पॉलिटिकल विश्लेषक कहते थे मध्य प्रदेश में बीजेपी नहीं जीतेगी। 18 साल हो गए, एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस घोषणा करती थी क्लीन स्वीप करेंगे, और तो और मेरी पार्टी के नेता भी कहते थे मुश्किल है, नहीं हो सकता, गड़बड़ है। लेकिन मैंने तय किया
कि किसी भी कीमत पर मेरी पार्टी को जिताऊंगा, कोई ताकत दुनिया की मुझे जीतने से नहीं रोक सकती। एक संकल्प पैदा हुआ और उसके अनुरूप काम किया। मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। 2 घंटे सोता था मैं, केवल 2 घंटे। रात के 10 बजे तक पहले हेलीकॉप्टर की सभाएं, और हेलीकॉप्टर का मैंने कभी पंखा बंद नहीं होने दिया। दौड़ के कूदता था, सभा करता था, दौड़ के बैठता था, और रात में बाय रोड, फिर मीटिंग, फोन। 2-2:30 बजे भोपाल आता था, 2 घंटे सोता था, फिर काम तो शुरू हो जाता था। सारे लोग कर रहे थे, बाद में कहने लगे कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। मैंने कहा लाडली बहनाओं ने सारे कांटे निकाल दिए। मेरा स्टेटमेंट पढ़ा होगा आपने, और जब रिजल्ट आए तो आपने देखा होगा कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। अब तक के सबसे ज्यादा वोट मिले बीजेपी को, सबसे ज्यादा वोट, और सबसे ज्यादा शानदार सीटें। सोचा और हो गया। मुझे कहा फार्मर चीफ मिनिस्टर, लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है। कई बार आदमी कब छोड़ते हैं, जब जनता नकार दे, लोग गाली देने लगे, बहुत दिन हो गया यही बैठा हुआ है। अपन छोड़ के भी आए तो ऐसे आए कि जहां जाते हैं लोग कहते हैं मामा 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 मामा। जनता का स्नेह और प्यार ये अपनी असली दौलत है। लेकिन छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति नहीं करूंगा, अभी भी करूंगा। किसी पद के लिए नहीं, राजनीति केवल पदों के लिए नहीं होती, राजनीति बड़े लक्ष्य के लिए। और उसी का आह्वान आपसे करने आया हूं। मित्रों, आना पड़ेगा तुम में से कई को राजनीति में, इसलिए कि कई काम बाकी है जो पूरे करने हैं। अभी यहां बता रहे थे हमारे मित्र राहुल जी, 22 जनवरी को वो सौभाग्य के सूर्य का उदय होगा जब अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य मंदिर में राम लला विराजेंगे। वो गौरव के पल है। हम सौभाग्यशाली हैं। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद ये हो रहा है। लेकिन राम लला तो आएंगे ही, राम राज भी आएगा, और राम राज लाना है। उसके लिए लड़ना है, काम करना है। ऐसे नहीं हो जाएगा कि मैं तो देखता रहूंगा सोशल मीडिया पे, बस हाथ घुमा दूंगा, मुझे क्या करना ज्यादा है। तुम्ही को करना पड़ेगा, मैं भी करूंगा, तुम भी करो, हम मिलकर करें। राहुल जी, आपने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के कुछ लोग आए और कुछ अच्छी चीजों के लिए संघर्ष करें। क्या राजनीति में धन का प्रभाव खत्म करने के लिए तुम काम नहीं करोगे? क्या राजनीति केवल अमीरों की तिजोरी से चलेगी? अभी मैं गया था तेलंगाना, जो मैंने सुना मैं तो हैरत में रह गया। एक एक एमएलए का कैंडिडेट 35-35, 40-40 करोड़, कुछ तो 100-100 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। अगर 35-40 करोड़ रुपया एमएलए बनने के लिए खर्चा करोगे तो देश की सेवा करेंगे, प्रदेश की सेवा करेंगे। राजनीति से धन के प्रभाव को समाप्त करना होगा। मैं अहंकार की भाषा नहीं बोलता, लेकिन मैं लड़ता हूं एक क्षेत्र से। अब तक मैं 11-12 चुनाव लड़ा हूं। एक मुझे लड़ाया था पार्टी ने, दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनके खिलाफ, तो वहां भी लड़ने पहुंच गया था। लेकिन एक ही क्षेत्र से 11 बार जीता हूं। और आज कोई मेरे क्षेत्र में जाके देख लेना, सरेआम मीडिया के सामने कह रहा हूं, मैं चुनाव में प्रचार करने नहीं जाता। एक दिन पहले फॉर्म भरने के निकलता हूं तो गांव की जनता आती, मुझे थैली भेंट करती जिसमें पैसे और एक सूची होती, रामलाल के 100 रुपये, श्यामलाल के 200 रुपये, और उस पैसे से चुनाव लड़ते हैं। ये भी होता है। ईमानदारी से काम करो, जनता साथ देती है। नौजवान को आगे आगे ना पड़ेगा। महिला सशक्तिकरण मेरे जीवन का मिशन है, और स्त्री और पुरुष को बराबरी पे मैं लाकर रहूंगा, ये मेरा संकल्प है। राजनीति के अलावा भी मैं इसके लिए काम करूंगा। फ्री एजुकेशन बच्चों को, प्राइवेट कॉलेज में हम फीस भरते हैं सरकार की तरफ से,
मध्य प्रदेश में सीएम राज स्कूल हम बनाए। बच्चों को क्या गरीब है तो अधिकार नहीं है कि वो ढंग से पढ़ाई करे? क्या धन के अभाव में उसका टैलेंट मारा जाएगा? यह बहस का विषय है। हर बच्चे के लिए एजुकेशन फ्री होनी चाहिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा फ्री होनी चाहिए। मैं ये मूवमेंट चलाऊंगा। हर गरीब के पास कम से कम रहने की जमीन का टुकड़ा तो चाहिए। भगवान ने पैदा किया तो इतनी धरती तो नाम पे छोड़ी होगी कि जिस पे अपना घर बना के रह सके। मुंबई में ही देख लो आप, झुग्गी झोपड़ियों में कैसे कई लोग, ये देश के हर राज्य में, मैं किसी राज्य विशेष की नहीं, लेकिन करना पड़ेगा। और मित्रों, अंतिम बात, पर्यावरण बचाना पड़ेगा। मैं रोज पेड़ लगाता हूं, रोज। मुझे लगा कि मुख्यमंत्री बन के भाषण दे दो, पेड़ लगाओ, खुद कुछ ना करो, इससे नहीं होगा। पहले जो कहते हो वो करो। मैं रोज पेड़ लगाता हूं। आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक इस धरती को बचाना है, इसलिए पर्यावरण जैसे विषय को भी केंद्र पर रख कर राजनीति करनी पड़ेगी। आज मैं आप सबको छात्र संसद में एक बार फिर आह्वान करता हूं, मत समझो राजनीति को बुरा। आओ, किस दल में आते हो ये आप सोचो। मैं तो बीजेपी अच्छी मानता हूं, बीजेपी की बात करूंगा, क्योंकि देश के लिए, समाज के लिए मुझे लगता है ये पार्टी सबसे बेहतर काम कर रही है। मेरे लिए साधन है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आप जरूर आइए सार्वजनिक क्षेत्र में। अरे अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए तो कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। बड़ा काम करने के लिए तो जियो। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था एक प्रश्न, बताओ दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था, मनुष्य पैदा होता है, बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, पढ़ता है, फिर और बड़ा होता है, शादी होती है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। जो आया उसको पता एक दिन जाना ही है, अमर होके नहीं आया। लेकिन व्यवहार हमेशा ऐसा करता है जैसे हमेशा इस दुनिया में रहना यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। मैं ये कह रहा हूं कि आए हो तो 100 साल, 90 साल, 80 साल जियो, तो ऐसा जियो कि जमाना कहे कि सचमुच में इसका जीवन अपने लिए नहीं दूसरों के लिए था। स्वामी विवेकानंद जी ने उद्घोष करते हुए कहा था, उत्थिष्ठित जागृत प्राप्य बारिण्य बोधता। उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए रुको मत। लक्ष्य बड़ा तय करो, आगे बढ़ो और उसे हासिल करो। मामा भी तुम्हारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।